चलो देखते हैं आगे का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2, दैट इज द सीजीएसटी एक्ट। अब यहाँ से प्रॉपर सेक्शन स्टार्ट होंगे। स्टार्टिंग में देखना चैप्टर कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया। आपको ना कुछ डेफिनेशंस दिख रही है, बातें नहीं, चलो ध्यान रहे। हाँ, सेक्शंस दे रखे हैं। सेक्शन नंबर 2 का एक पूरा टेबल है, ये सारे डेफिनेशंस है जो पूरे सीजीएसटी एक्ट को रिलेट करती है। अब ये डेफिनेशंस अगर मैं आपको एक एक करके लाइन टू लाइन पढ़ाता जाऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा और रिलेट भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे एक्ट का इसके अंदर रेफरेंस है। तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ने वाले, आप स्किप करके इसको आगे बढ़ो। जो भी सेक्शन में आपको आगे पढ़ाऊंगा उसमें जहां डेफिनेशन रिलेट होगी अपने यहाँ से लिंक करते जाएंगे। तो ये आपके नॉलेज के लिए रखा हुआ है, वैसे समझ लो। नहीं वो देखो, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। सब कुछ अभी से बता दूंगा तो क्या फायदा। सेक्शन नंबर 2 को स्किप करके सीधा आगे आ जाओ। सेक्शन 7 मिलेगा आपको आगे। और चलो पीछे बातें नहीं आपस में, बस इतनी भी बातें नहीं करनी। सेक्शन नंबर 7 पे आ जाओ। यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक। ये जो टर्म अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरे जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसा समझ लो। पूरे एक्ट में बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, दैट इज स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 7। देखो, कोई भी पर्टिकुलर टैक्स अगर इम्पोज करना है तो वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे करना पड़ता है। दैट ट्रांजेक्शन कैन बी सेल, इट कैन बी इम्पोर्ट, इट कैन बी एक्सपोर्ट, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी जब इन्होंने इम्पोज किया ना, तो उन्होंने जो टैक्सेबल इवेंट या जो टर्म सिलेक्ट किया उसका नाम रखा सप्लाई एंड नॉट सेल। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली इसको समझेंगे क्यों ऐसा। अगर सेल वर्ड यूज करते हैं कि हाँ किसी ने प्रोडक्ट बेचा, किसी ने सर्विसेज सेल की, तो उस पर लगेगा जीएसटी। अगर ऐसा लिख के बात खत्म कर देते तो लोग क्या करते हैं, सेल दिखाते ही नहीं, बोले मैंने तो गुड्स सप्लाई किए लेकिन पैसे चार्ज नहीं किए, फ्री में दे दिए, गिफ्ट कर दिए, सैंपल में दे दिया, डोनेशन कर दिया, समझ आ रहा है, मेरा दोस्त है ऐसे ही गुड्स दे दिए, पैसे चार्ज नहीं किए मैंने, मेरी तरफ से फ्री। अब क्या होगा, दोस्त को बोला भाई दोस्त तो सिर्फ जीएसटी वालों को दिखाने के लिए पैसे कैश में भिजवा देना, ऑन पेपर कोई बिल बना के नहीं दूंगा, समझ आया। तो सारा काम कैसे चलेगा, कैश में। अब वैसे ही सरकार कैश से परेशान, डिमोनेटाइजेशन से वही कोशिश कर रही है कैश कम हो जाए, फिर पब्लिक क्या करेगी, यहाँ पे वापस कैश वाले ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देगी। जीएसटी बनाते टाइम उन्होंने पहले ही सोच लिया कि अपने को ये लूप होल छोड़ना ही नहीं, तो सीधा टर्म क्या यूज कर लिया, सप्लाई। अब सप्लाई का मतलब ये कि इट कैन ऑल्सो बी विदाउट कंसिडरेशन, पैसे चार्ज किए नहीं किए, सप्लाई तो किया ना, गुड्स किसी को दिए ना, तो बस वो सप्लाई को हम टैक्सेबल कर रहे हैं। इन शॉर्ट, किसी भी नाम से, किसी भी पर्पज से, कोई भी रीजन से अगर आप किसी को गुड्स या सर्विसेज पास ऑन करते हो तो गवर्नमेंट के पास ये राइट आ जाता है कि वो लोग उस पर जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर सप्लाई पे जीएसटी चार्ज होता ही होगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एवरी सप्लाई इज एक्चुअली टैक्सेबल, मैं बोल रहा हूँ कि एवरी सप्लाई इज कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। अब उस पर टैक्स लगाना है नहीं लगाना है वो किसका कॉल है, वो डिपार्टमेंट का या जीएसटी काउंसिल का कॉल है। फिर इसमें हम देखते हैं कि कितनी चीजों के ऊपर 0% जीएसटी लग रहा है, तो इफेक्टिवली यू आर नॉट पेइंग जीएसटी बट द ट्रांजेक्शन इज सप्लाई एंड इट इज कवर्ड अंडर जीएसटी। ये तो गवर्नमेंट ने आपको 0% पे अलाउ किया तो आप जीएसटी नहीं भर रहे हो तो चलेगा, क्लियर हुआ। अच्छा, और भी तो रेट्स होंगे ना, फिर 5% वाला रेट भी होगा, कहीं 12% वाला रेट भी होगा। अब डिपार्टमेंट बहुत बार ऐसा करता है कि भाई जहाँ पे 12% जीएसटी लिखा है ना टैरिफ में, उसके ऊपर हमें जीएसटी एक्चुअली में लेना नहीं है, रिलीफ दे देते हैं। तो रिलीफ देने के लिए लोग इशू करते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है, टर्म ध्यान रखना, नोटिफिकेशन। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो भले टैरिफ में लिखा है 12% जीएसटी, बट नोटिफिकेशन में एग्जेम्पशन दिया तो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन फॉलो होगा और अल्टीमेटली आप कोई जीएसटी पे नहीं करोगे, ऐसा भी होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सप्लाई के अंदर ये चीज कवर होती है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर होता है उस पर जीएसटी लग सकता है, लगता ही होगा, ऐसी श्योरिटी नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, वो टैरिफ से और नोटिफिकेशन से पता चलेगा, जो आगे जाके देखना पड़ेगा। आया समझ में। अब इस चीज को टेक्निकली समझाने के लिए इन्होंने एक सेक्शन रखा है, सेक्शन नंबर 7। और अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि सीजीएसटी में टोटल 174 सेक्शंस है, 3 शेड्यूल्स हैं और 162 रूल्स है। वो तीनों शेड्यूल अपने यहीं पे पढ़ने वाले हैं, इसी सेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो पूरे एक्ट में 3 ही शेड्यूल है, लिस्ट है, और वो सारी लिस्ट यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। आया समझ में, क्लियर हुआ। चलो अब सेक्शन की लैंग्वेज पे चलते हैं। सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया। अब जो चीजें सप्लाई है उस पर जीएसटी आ सकता है, जो चीजें सप्लाई नहीं है उस पर जीएसटी नहीं आ सकता। बस इतना क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, हर एक पॉइंट में चीजें क्लियर करते जा रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, उसमें है क्लॉज नंबर ए। क्लॉज ए में बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर,
एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मतलब आप इनमें से किसी भी नाम से ट्रांजेक्शन करो, ये सब कुछ कवर किस में होगा, सप्लाई में। तो इन सारे ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आ सकता है, ये यहीं से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था। उसमें आगे भी बोला है, मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आप ये ट्रांजेक्शन कर चुके हो या करने का अग्रीमेंट किया है, कंसिडरेशन आ गया है या बाकी है, आप ये बिजनेस के लिए कर रहे हो अदरवाइज कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन में सप्लाई की कैटेगरी में आ सकता है, ये क्लैरिफाई किया। तो सारे स्कोप उन्होंने ओपन रखे हैं जीएसटी लगाने के, और कुछ नहीं। इसके बाद डबल ए वाला जो पॉइंट है, ये पहले से एक्ट में नहीं था, हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू आया था। कब आया, 2021 के बजट में। बट जब इसको अप्लाई किया तो गवर्नमेंट ने बोला कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है बैक डेट से। तो भले 21 में अप्लाई किया, बट इसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा एज इफ के 1 जुलाई 2017 से यहाँ लिखा हुआ है। बोला ठीक है, जैसा बोल रहे हो वैसा फॉलो करेंगे। अब इसमें हुआ क्या, आप सीधा एनालिसिस देख लो, वहां से लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी, भले ऊपर का पॉइंट छोड़ दो। उसमें बोला था, अफोरसेड प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 एंड हैज बीन गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। The purpose of such point is to constitute activities or transaction between an association, club, or similar entities and its members or constituents as supply. In short ऐसा है कि आपने कोई क्लब ज्वाइन कर दिया, तो एक क्लब और उसका एक मेंबर, इनके बीच में भी जो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होंगी वो भी सप्लाईज के तौर पे टैक्सेबल हो सकती है, तो उस पर भी जीएसटी आएगा। तो आपने अवध में या कोई क्लब में या राजंस में या कहीं पे भी, जो भी क्लब वाले आपको मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, आपने मेंबरशिप ले ली, पैसे देके आप मेंबर बन गए, उसके बाद भी जो आप उनकी रेगुलर सर्विसेज यूज करते हो, उस पर भी वो लोग कितनी बार नॉमिनल चार्ज करते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि सारी सर्विस मेंबर के लिए भी फ्री है, मार्केट रेट से कम प्राइस चार्ज करेंगे, लेकिन नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन भी सप्लाई में आता है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। ये पॉइंट क्लियर कर, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे डबल ए वाले क्लॉज में ऐड किया 2021 में, इसके पहले ये पॉइंट नहीं था। बी क्लॉज देख लो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने सर्विसेज इंपोर्ट की आउटसाइड इंडिया से, ठीक है, और ये सर्विसेज के आपने पैसे पे की फॉर अ कंसिडरेशन। अब ये सर्विस आपने बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट की या पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सप्लाई में आती है। और सप्लाई में आती है मतलब इस पे जीएसटी लग सकता है। अच्छा, इंपोर्ट पे अगर जीएसटी लगेगा तो कौन से नाम से लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी? आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट तो हो ही गया ना कंट्री के बाहर से, तो आईजीएसटी लगेगा, ये क्लियर हो जाता है। सी पॉइंट में बोला, अब शेड्यूल का रेफरेंस आ रहा है, जो मैंने आपको 3 शेड्यूल बोले, उसमें शेड्यूल नंबर 1 में बोला हुआ है, कोई भी ऐसी सप्लाई जो आपने अग्री की है जिसमें कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होने वाला। तो शेड्यूल 1 इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर सप्लाईज इवन दो दे आर विदाउट कंसिडरेशन। मतलब मैं पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ, फिर भी वो सप्लाई है, फिर भी उस पर जीएसटी आ सकता है। तो ये बात यहाँ पे इस लिस्ट में अपने करने वाले। डी क्लॉज को उन्होंने कैंसिल कर दिया, उसके बदले सब सेक्शन 1A लेके आ गए। बट मैं अभी शेड्यूल 2 पे जाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि इसमें चेंज क्या है। अभी आपको लगेगा यार एक ही तो बात है, चेंज में क्या किया, तो वो शेड्यूल पे चलेंगे तब क्लियर करेंगे, अभी उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं, सबसेक्शन 2 देख लो नीचे। सबसेक्शन 2 में उन्होंने बोला जो एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में कवर होती है वो सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 3 इज अ लिस्ट विच स्टेट्स व्हाट इज नॉट अ सप्लाई। जो भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में लिस्टेड है वो सप्लाई नहीं होते। तो सप्लाई नहीं होते तो इसका मतलब इस पे जीएसटी नहीं आ सकता। क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गए। और उसमें जो बी पॉइंट दे रखा है ना सबसेक्शन 2 में, उसको भी देख लेते हैं, वो भी सप्लाईज में नहीं आता है। सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। इन शॉर्ट ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज पब्लिक को जो भी सर्विसेज देती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, वो सप्लाई नहीं है। तो ये पॉइंट तो अपने फेवर में। नहीं तो एसएमसी जो अपने से चार्जेस लेती है ना, कोई भी काम कर रही है उसके लिए जो बिल आ रहा है उसमें भी जीएसटी आ जाता है। बट आपके एसएमसी के कोई टैक्सेस में या कोई चार्जेस में जीएसटी ऐड नहीं होता। उसका रीजन ये एंट्री है, इतना समझ लो। क्लियर? एक नोटिफिकेशन आया इसमें, इंटरेस्टिंग है। सरकार के फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या है आपको पता है? पेट्रोल, टोबैको, लिकर, वही जो चीजें कंज्यूम करने के लिए अपने को मना करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से इनकी कमाई हो रही है। अब इसके लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया। नोटिफिकेशन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि भाई नोटिफिकेशन आते हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर 25 है ऑफ द ईयर 2019, इसलिए उसको नंबरिंग वैसे किया हुआ है। तो 2019 ईयर का ये 25th नोटिफिकेशन था, और भी आए होंगे तो उसकी नंबरिंग वैसे होती है। रेट वर्ड जो ब्रैकेट में यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीएसटी के रेट से कनेक्टेड नोटिफिकेशन है, इसलिए वो रेट और सीटी करके मेंशन किया हुआ है। टैरिफ और रेट की बात हो रही है।
कब आया था नोटिफिकेशन? 30 सितंबर 2019 को। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सरसाइज द पावर्स अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, जो अभी लास्ट पॉइंट अपन पढ़ रहे थे, एंड नोटिफाइड दैट द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस against consideration in the form of license fees or application fees or by whatever name it is called undertaken by the state governments shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of service. सिंपल कर देते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन से ट्रांजेक्शन को एग्जेम्प्ट किया वो समझो। जो लिकर शॉप होती है, अब ये चीज़ अपने यहाँ देखने को मिलेगी नहीं क्योंकि अपने गुजरात में रहते हैं, यहाँ पे होम डिलीवरी की फैसिलिटी अलग है। हाँ, तो वो लिकर शॉप नहीं मिलेगी, घर पे आ जाएगी, वो अलग बात है। अब बाकी स्टेट्स में आप जाओ, महाराष्ट्र राजस्थान, जहाँ पे लिकर बैन नहीं है और सेल करना लीगल है, तो वहाँ पे ऑफिशियली लिकर शॉप्स होती है जहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। अब गुजरात वाला बंदा बाहर जाता है ना, महाराष्ट्र राजस्थान कहीं पे, अब उसको लिकर खरीदनी है ना, तो लाइसेंस शॉप में जाते हुए डरा डरा जा रहा होता है। गुजरात वाली फीलिंग आती है उसको कि पुलिस ने देख लिया तो अरे भाई यहाँ तो लीगल है, खरीद के पी ले, क्यों सोच रहा है इतना। गुजरात में अलग बात है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में गए, राजस्थान में गए, वो आप शॉप में चले जाओ, तो लीकर शॉप जो ओपन करके बैठा है, वो लीकर शॉप ऐसे ही कोई भी ओपन नहीं कर सकता। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है। अगर आपके पास लाइसेंस है, लीगल परमिशन है, तो आप लीकर बेच सकते हो, अदरवाइज नहीं। और वो शॉप्स में मेंशन किया होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप या लाइसेंस, तो लाइसेंस नंबर भी लिखा होता है कि भाई लीगल है, आप यहाँ से परचेज करो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है उस हिसाब से हम काम करते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो लाइसेंस मिलता है ना, इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस प्रोवाइड करनी पड़ती है। फ्री में तो लाइसेंस बेचेंगे नहीं, वो पैसे चार्ज करेंगे। अब ये लाइसेंस फीस तो आपको देनी ही है, लेकिन उस लाइसेंस फीस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन क्लैरिफाई करना, समझ आया? तो ट्रांजैक्शन क्या है कि आपको लिकर शॉप ओपन करनी है, उसके लिए चाहिए लाइसेंस। आपको लाइसेंस के लिए फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन उस फीस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये नोटिफिकेशन आपको जीएसटी से एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर रहा है, इतना समझ में आएगा। क्लियर हो गया? इसके लिए ऑप्शन होती है। ये लाइसेंस में भी ऐसा नहीं है कि जाके पैसे दे के लेके आ गए कि इतना रेट है। इसमें भी कितनी बार बोली लगती है, जो ज्यादा पैसा देगा लाइसेंस के लिए उसी को लाइसेंस देंगे, क्योंकि लिकर शॉप लिमिटेड होती है। ऐसा भी नहीं कि हर किसी को लाइसेंस दे दिया और बहुत सारी शॉप ओपन कर दी। सिलेक्टेड लाइसेंसेस ही दिए जाते हैं ताकि कंजम्पशन कंट्रोल में रहे, और सिलेक्टेड वेंडर्स ही होने चाहिए, एरिया वाइज वैसा होता है। तो ये लाइसेंस के लिए बोली लगती है। अभी बीच में केस आया था 1-1.5 साल पहले, 21-22 की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा स्टेट लाइसेंस ये लिकर शॉप के लिए वो लोग बेच रहे थे, और उसमें ऐसा हुआ कि लाइसेंस में, मैंने बोला ऑप्शन वाला सिस्टम है, तो दो फैमिलीज आपस में, मतलब दो भाई थे, उन्हीं की फैमिलीज के बीच में बिडिंग शुरू हो गई, और दो भाई बिडिंग में नहीं बैठे थे, उन दोनों की वाइफ बिडिंग में बैठी थी। समझ में आ रहा है? और देवरानी और जेठानी ये दो बैठे थे। अब आपको पता है रिश्ता कैसा होता है, ठीक है, जितना अपने अच्छा समझ रहे हैं, कितनी बार इनमें इंटरनल कंपटीशन चल रहा होता है। अब ये दोनों ऑप्शन में बैठ गए क्योंकि उनके नाम पे लाइसेंस लेना था, ऐसा कुछ था। अब ईगो में आ गए कि लाइसेंस तो मुझे ही चाहिए, भाई वो जीत गई मैं हार गई, ये तो चलेगा नहीं। तो बोली लगाते जा रहे हैं। ऑप्शन शुरू हुई बेस प्राइस से, कुछ लैक्स ऑफ रुपीज का लाइसेंस था, 2-5 लाख 10 लाख की रेंज में होगा। बिडिंग शुरू हुई। आप इमेजिन करो ये बिडिंग कहाँ तक गई होगी? 750 करोड़। ईगो देख रहे हो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे को हराने के चक्कर में, अब ये तो ठीक है, ये बिडिंग में लगे हुए हैं, दोनों के जो हस्बैंड बैठे होंगे, उन बेचारों की तो हालत, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट फेलियर तक पहुंच ही गए होंगे। बोले तुम क्या करे जा रहे हो? दोनों सुन ही नहीं रही है। नहीं नहीं, लाइसेंस तो मेरे को ही चाहिए। बोला यार, और वो दुकान देखो ना, आपको ऐसा लगे एकदम टूटी फूटी सी जगह है। वो दुकान के आप पूरा अगर एरिया खरीद लोगे ना, तो 750 करोड़ में तो पूरा एरिया खरीद सकते हो। ये बिल्डिंग किए जा रही है, फायदा कुछ नहीं है। अब इसमें ऐसा है कि जब ऑक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, आपने पहले कुछ डिपॉजिट भरा होता है, फिर जब ऑक्शन खत्म होती है, 750 करोड़ पे ऑक्शन रुकी है, तो ये पैसा आपको अगले 15 दिन के अंदर सबमिट करना होता है। और अगर आपने नहीं किया तो जो टोकन दिया था वो तो फोरफिट हो गया। ऑक्शन का जो पूरा आपने प्रोसेस खराब कर दिया, उसकी पेनल्टी अलग लगेगी। समझ आए? तो लड़ाई झगड़े में लाइसेंस तो चलो मिलना नहीं, 750 करोड़ तो दे नहीं पाओगे, जो टोकन दिया वो भी गया, और अब जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी वो अलग। समझ में आया? तो ऐसे भी केस कितनी बार मीडिया में आ जाते हैं। तो ये न्यूज पे आया था कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ, और इतने अमाउंट तक जो है वो लाइसेंस की फीस चली गई, और बाद में ऑक्शन जाके 750 करोड़ पे रुकी है। अब दोनों में से जीता कौन वो तो पता नहीं, लेकिन ये अमाउंट यहाँ तक गया था। तो ऐसी बातें भी होती है। अपना नोटिफिकेशन का पॉइंट ये है कि इस पे 750 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं देना आपको, ठीक है, उतना रिलीफ आपको मिल गया। जीएसटी देना भी होता तो कहाँ से भरते? लास्ट सबसेक्शन देखो, सबसेक्शन 3। यहाँ पे सिंपली ये बोला कि क्लासिफिकेशन करने का राइट काउंसिल के पास है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यार इस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स में ट्रीट करे या सर्विस में, तो वो क्लैरिफिकेशन करने का राइट गवर्नमेंट के पास, काउंसिल के पास रहेगा। नोटिफिकेशन इशू करके वो ऐसा कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये सेक्शन 7 अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट है। तीनों सबसेक्शन अपन ने देख लिए। अब शेड्यूल्स के ऊपर डिस्कशन करना है। इससे पहले आप 5 मिनट का एक ब्रेक ले लो, उसके बाद अपने शेड्यूल पे बात करें, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ।
चलो भाई कंटिन्यू कर रहे हैं, अब आ जाओ टॉपिक पे वापस। हाँ चलो बातें नहीं, अब ध्यान दो। सेक्शन नंबर 7 हमने देख लिया, सप्लाई की बात हो रही थी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसके साथ 3 शेड्यूल्स इन्होंने लिस्ट कर रखे हैं, तो शेड्यूल्स और कुछ नहीं होता, लिस्ट होती है। कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दे रखे होंगे जिसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल नंबर 3 से, लास्ट वाले शेड्यूल से, बिकॉज इसमें उन ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है जो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होते, तो इनके ऊपर कभी भी जीएसटी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो बोला। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरेस्टिंग केस है जिससे रिलेट होगा आपको कि भाई कहाँ पे जीएसटी नहीं आ रहा है। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इन शॉर्ट ऐसा है कि आप किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो देखा जाए तो ये भी तो एक सर्विस होगी। स्टार्टिंग में बात हुई थी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक एंटिटी को सर्विसेज ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, वो सर्विसेज के बदले जो सैलरी आपको मिल रही है वो भी तो एक कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। तो आइडियली तो फिर उस पर भी जीएसटी आना चाहिए। अगर उस पर सच में जीएसटी आता तो सिचुएशन क्या होती, आप जो सैलरी चार्ज करते आप अपने एम्प्लॉयर से उस सैलरी के ऊपर जीएसटी चार्ज करते, समझ आ रहा है, हर महीने। और फिर वो जीएसटी का अमाउंट आप उसके बिहाफ पे या उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करते, फिर वो उसका क्रेडिट लेता। तो अल्टीमेटली उसको क्रेडिट तो मिल जाता, लेकिन उसका हर मंथ का सैलरी एक्सपेंस प्लस जीएसटी हो जाता। और अगर ये जीएसटी का रेट 12 या 18% हुआ, सर्विसेज पे यूजुअली 18% है, तो जितनी सैलरी एक एम्प्लॉयर पूरे महीने में बांट रहा है उसके ऊपर प्लस 18% उसको जीएसटी के साथ देना पड़ता, जिसका क्रेडिट उसको बाद में नेक्स्ट मंथ मिलता। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट या फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती, उसका खर्चा बढ़ जाता, और ये अननेसेसरी। तो उन्होंने पहले क्या किया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है और जो सर्विस है उसको शेड्यूल 3 में रख दिया कि दिस इज नॉट अ सप्लाई। तो अगर ये सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर कभी भी कोई जीएसटी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं। क्लियर ये पॉइंट? तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वहां पे कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज की बात हो रही है। अगर आप किसी पे कोर्ट में केस फाइल करते हो तो कोर्ट आपका काम फ्री में करता है या वो फीस चार्ज करता है? कोर्ट की भी फीस लगती है, केस फाइलिंग के चार्जेस होते हैं, तो वो फीस के ऊपर वो लोग जीएसटी चार्ज नहीं करते। इसको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा। तो ये सेकंड एग्जांपल हुआ। ऐसे ही पॉइंट्स है, आगे देख लो। थर्ड पॉइंट में, कुछ बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको अपने एमएलए बोलते हैं। फिर पंचायत होती है विलेज लेवल पे, उनके मेंबर्स, म्यूनिसिपालिटी या लोकल अथॉरिटी के मेंबर। अब ये लोग जो काम कर रहे हैं ये भी तो समाज सेवा का काम हो गया, पब्लिक सर्विस ही कर रहे हैं एक तरीके से। अब ये जितना भी पैसा चार्ज कर रहे हैं, अच्छा एमपी एमएलए को कुछ पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से या नहीं? कुछ क्या, कितने चाहिए उतने बोलो, ठीक है। हाँ, ऑफिशियली अनऑफिशियली वो सब सिस्टम अपने को पता है, लेकिन ऑफिशियली जो ये सैलरी चार्ज कर रहे हैं मंथली बेसिस पे कुछ लैक्स में होती है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की तो नॉर्मल है, और बाकी फिर पोस्ट के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से हो सकती है। तो एमपी एमएलए को जो भी सैलरी मिल रही है ना, वो उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे। वो ऐसा नहीं बोल रहे हम पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं उसके लिए तो कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, तो इस पर प्लस जीएसटी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस एंट्री। तो उनकी तरफ से दी गई सर्विसेज, उनकी तरफ से चार्ज किए गए पैसे वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आते, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा इसमें जो बी पॉइंट है उसमें बोला द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से या उसकी वजह से आपको कोई पोस्ट मिली है जिसपे आप काम कर रहे हो और उसके लिए आप गवर्नमेंट से सैलरी या रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहे हो, उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हमें अगर ध्यान में रखने हो तो आप आरबीआई के गवर्नर का एग्जांपल ले सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो। इन सबका रिक्रूटमेंट जो है वो कैसे होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की वजह से होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का एग्जांपल ले सकते हो। तो ये सारी पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं वो जो भी पैसा चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द ड्यूटीज परफॉर्म बाय any person as a chairperson or a member or a director in the body established by the central government, state government or local authority। सरकार ने किसी भी लेवल पे कोई बोर्ड, कोई अथॉरिटी, कोई कमेटी बनाई हो, उसमें आपको एज ए पर्सन अपॉइंट किया हो किसी भी टास्क के लिए जिसके लिए आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो उस पर कोई जीएसटी वाला पॉइंट नहीं आता। तो सारे पॉइंट्स में ना आपको एम्प्लॉयमेंट वाला ही रेफरेंस मिलेगा कि भाई एज एन एम्प्लॉय, एज ए पब्लिक सर्वेंट या एज एन ऑफिसर अगर आपने कुछ काम किया सरकार की तरफ से पब्लिक के लिए,
या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, अगर सैलरी की बात हो रही है उस पर कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं। ये कॉमन इसका कंक्लूजन निकले। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लो। अब ये फ्यूनरल और उससे रिलेटेड सर्विसेज हो गई, किसी की डेथ हो गई है और वो डेथ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज की जरूरत वो लास्ट राइट्स में पड़ती है, तो उस अमाउंट के ऊपर वो लोग सर्विसेज जो ऐसे वो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जो नॉमिनल कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाए तो पैसा वो लोग चार्ज कर सकते हैं अपना कॉस्ट कवर करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो ये एग्जेम्पशन में रखा। फ्यूनरल से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है सारी कवर हो गई इसमें। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ये आधा अभी कवर होगा, बाकी का शेड्यूल 2 में। तो मैं रिलेट करा देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जैसे सेल ऑफ लैंड, जमीन खरीदना और बेचना। बोला जमीन खरीदना बेचना वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। लैंड इज नॉट गुड्स, क्योंकि वो मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, तो उसके खरीदने और बेचने पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग है, फ्लैट है, कोई प्रीमाइसिस है जो कंस्ट्रक्टेड है, शॉप है, तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन है, इफ एंड देन, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बट ये बाकी की बात कंप्लीट होगी अपने शेड्यूल 2 की लिस्ट में, तो तब तक आपको ये पॉइंट को पेंडिंग रखना है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान देना कि लैंड के सेल परचेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आता, किसी भी कंडीशन में नहीं आता। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में आ सकता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। 6 पॉइंट में बोला एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। इसका मतलब लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे तो जीएसटी आएगा, वो सप्लाई है, क्योंकि अदर देन में बोला है। लेकिन बाकी के एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या होता है कि जो पैसा मैं आपसे मांग सकता हूँ लेकिन आज नहीं, फ्यूचर में। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने आपको कुछ पैसा उधार दिया और मैंने बोला कि कितने टाइम में रिटर्न करोगे, अग्रीमेंट कर लेते हैं। आपने बोला सर 1 साल के लिए पैसे चाहिए, 1 ईयर के बाद रिटर्न कर देंगे विद इंटरेस्ट। तो मैं ये पैसा आपसे 1 साल से पहले मांग सकता हूँ क्या? नहीं। वो कब मांग सकता हूँ? जब 1 साल पूरा हो जाएगा। तो ये क्लेम एक्शनेबल है, लेकिन मैं अभी एक्शन ले नहीं सकता हूँ, वो ड्यू डेट के बाद ही ले सकता हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन में कहीं पे इन बिटवीन अभी कोई जीएसटी की बात नहीं हो रही, ये सप्लाई नहीं। 7th पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं चला इन्होंने लिखा क्यों है। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। समझ आ रहा है वो क्या रहा है? ठीक है, तो ऐसा है ना कि जर्मनी और फ्रांस आपस में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं और वो गुड जर्मनी से निकल के फ्रांस जा रहे हैं, इंडियन टेरिटरी से पास हुए बिना। अब इंडिया क्या बोल रहा है? बोले इस ट्रांजेक्शन पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। बोला तुम मांगते तो भी देने वाला कौन था? मांग के देख लो वो देंगे क्या? ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। जब बोला एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स जा रहे हैं विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, तो फिर इसमें जीएसटी की तो बात ही नहीं हुई। तो पता नहीं क्यों लिखा है, मतलब कौन सा अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं लिख के कि भाई ठीक है जाओ माफ किया। मतलब वो माफी मांग ही नहीं रहा, तो माफ कर क्यों रहे उसको? वो बात हो गई ना, ऐसा पॉइंट है। ठीक है, तो लॉजिक पता नहीं क्या है बट लिखा है, ये निर्मला जी से पूछना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 है। अब ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा कस्टम से रिलेटेड है। अब अपना कस्टम लॉ बाकी है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे नोट करके रख लो कि मैं कस्टम लॉ में पॉइंट कवर करा दूंगा, तब तक के लिए पेंडिंग रहेगा। वहां पे अपने आप रिलेट हो ही जाएगा। अगर बाद में आके आप यहाँ पे पढ़ोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो पॉइंट कवर हो जाएगा। लिख लेना विद रेफरेंस टू कस्टम्स एक्ट। ठीक है, तो शेड्यूल 3 में ये पॉइंट्स थे। अब देख लो शेड्यूल नंबर 1, क्योंकि इसमें 3-4 ही पॉइंट्स है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर शेड्यूल 2 अपने कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शेड्यूल 1 लास्ट। हाँ, ऐसे तो पता नहीं क्या टॉर्चर कर रहा हूँ, इसे हाइस कर रहे हो। ठीक है, चलो शेड्यूल 1, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। चलो ध्यान दो, बातें नहीं। यहाँ पे उन एक्टिविटीज को या उन ट्रांजेक्शन्स को कवर कर रहे हैं जिसमें कंसिडरेशन एक्सचेंज अगर नहीं भी हो रहा है तो भी ये सप्लाई है। तो आप पैसा चार्ज करो सामने वाले से या ना करो, डिपार्टमेंट इसको सप्लाई मानेगा और इस पे जीएसटी लगा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। ये अगेन क्योंकि आईटीसी वाला पॉइंट है मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इसमें ऐसा बोला है कि आपकी कोई बिजनेस एसेट है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके ऑफिस में आपने डेस्कटॉप पीसी या कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, अब वो पुराने हो चुके हैं, काफी साल से आपने उसको इंस्टॉल कर रखा है और अब आपके सिस्टम के हिसाब से आउटडेटेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपका कंप्यूटर टेक्नीशियन है उसने सजेस्ट किया, बोले सर ये डेस्कटॉप पीसी हटा दो, अब नए लैपटॉप ले लो, क्योंकि अब इसमें अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं है, आपको नए पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अपन सोच रहे हैं कि इसका क्या करें। सिंपल उसको पूछा कि काम कर, लैपटॉप दे दे नए वाले, एक्सचेंज में तू ही ले जा, बता दे क्या लेस करके देगा, यही होता है। तो अपने उसको ऑफर कर दिया। उसने बोला इतने पुराने कंप्यूटर से ज्यादा कुछ आएगा नहीं, 2 या 3 हज़ार रुपये पर डेस्कटॉप पीसी आएगा, इतने पुराने, तो इसमें इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मैंने सोचा कि यार इससे तो बेटर है मैं किसी को ऐसे यूज करने के लिए दे दूँ, 2-3 हज़ार रुपये तो कोई अमाउंट ही नहीं हुआ। तो मैंने ना ऑफिस में जो एकदम वो प्यून स्टाफ है या जो क्लीनिंग स्टाफ है उनको पूछ लिया कि आपको किसी को अगर ये
डेस्कटॉप पीसी चाहिए, घर पे बच्चों को काम आ जाएगा, कुछ स्कूल का कोई प्रोग्रामिंग सीखना उसमें काम आ जाएगा, वैसे ही ले लो। तो मैंने वो चीज़ वैसे ही उनको ट्रांसफर कर दी विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट। तो कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ नहीं, और बिजनेस की एक असेट जो मैंने बिजनेस में यूज की थी, मैंने परमानेंटली उसको डिस्पोज या ट्रांसफर कर दिया। अब इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे सप्लाई की कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। अब बोला सर फिर जीएसटी आएगा तो कैसे, पैसे तो चार्ज किए ही नहीं। तो कोई बात नहीं, वो सेकंड हैंड कंप्यूटर की कुछ मार्केट वैल्यू तो थी, जैसे कंप्यूटर वाले ने 3000 बोल दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू थी, तो 3000 रुपीज का ट्रांजेक्शन अमाउंट मान के उस पर जो जीएसटी बनता है ना, वो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। क्लियर हो गया? तो भले मैं उस स्टाफ से पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ, उसको फ्री में दे दिया, लेकिन उसके ऊपर का जो जीएसटी है ना, अगर वो पे करने का आया तो फिर या तो मैं उससे सिर्फ जीएसटी का अमाउंट चार्ज कर लूँ, या मैं अपनी पॉकेट से वो भी पे कर दूँ। समझ आ गया? तो दिस ट्रांजेक्शन इज सप्लाई, पॉसिबल है कि इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़े। क्लियर? तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। अब इसमें जो आईटीसी की बात की है उसमें सिंपल इतना बोला है कि जब मैंने ये कंप्यूटर खरीदे थे तो उस पर मैंने भी तो कुछ टैक्स पे किया होगा, जीएसटी, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा क्लेम किया होना जरूरी, बस इतना बोला है। बट अभी आईटीसी अपन ने डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो मैं उस पॉइंट पे अभी नहीं जा रहा हूँ, वो आगे आपको समझाऊंगा तब रिलेट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देख लो। अच्छा, इससे पहले सेकेंड पॉइंट में आपको एक प्रोवाइडेड दैट करके पॉइंट मिला। वो प्रोवाइडेड दैट ना फर्स्ट वाले से रिलेट होता है, तो उसका एग्जांपल बन जाएगा, वैसे देख लो। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कुछ गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपीज तक है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। दिस ट्रांजेक्शन विल बी फ्री ऑफ जीएसटी। और ये क्यों रखा है? बिकॉज एक कॉमन कस्टम है, कोई भी कंपनी में आप भी काम करोगे तो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से दिवाली पे, न्यू ईयर पे, कोई ना कोई फेस्टिव सीजन में कुछ ना कुछ गिफ्ट का एक सिस्टम होता है कि भाई हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ चीजें गिफ्ट कर रहा है, कोई भी गुड्स आर्टिकल्स, कोई किचन अप्लायंस, होम अप्लायंस, कुछ भी हो सकता है नॉमिनल वैल्यू का। तो उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज करने की या अपनी पॉकेट से पे करने की जरूरत नहीं है। 50,000 रुपीज पर एम्प्लॉय, उतने रुपए तक का गिफ्ट एक फाइनेंशियल ईयर में एक एम्प्लॉयर दे सकता है। तो दिस लिमिट इज नॉट टोटल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, पर एम्प्लॉय। तो अगर आप सब मेरे एम्प्लॉयज हो मेरी कंपनी में और मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, तो पर पर्सन मैं 50,000 रुपीज तक के गिफ्ट आपको एक फाइनेंशियल ईयर में दे सकता हूँ, जिसपे मुझे ना आपसे कोई जीएसटी चार्ज करना है, ना अपनी पॉकेट से पे करना है। वो गुड्स मैंने जहां से खरीदे होंगे उसमें जीएसटी दिया ही होगा ना, वहां पे वो सेटल होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट में अपन ने वो कंप्यूटर वाली बात की, वो इस पॉइंट में रिलेट हो सकता है। समझ आ गया? 3,000 तो वैल्यू थी, 50,000 तक की लिमिट है, तो वहीं पे वो सेटल हो जाएगा, तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? जो सेकंड पॉइंट बोला है उसमें टर्म दिखेगा आपको रिलेटेड पर्सन्स या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ठीक है? और एक सेक्शन का रेफरेंस भी है, सेक्शन नंबर 25। तो भी एक बेसिक समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, अपने जैसे बिजनेस में 2 ब्रांचेज है, एक ब्रांच अपन ने सूरत में सेटअप की, एक अहमदाबाद में सेटअप कर ली। ठीक है? अब अपने पास ऑप्शन है कि इसका अकाउंटिंग कैसे करना है। हम दोनों ब्रांचेस का सेपरेट जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं और दोनों ब्रांचेस को एक ही जीएसटी नंबर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि दोनों ब्रांचेस एक ही स्टेट में है, गुजरात में। तो विद इन द सेम स्टेट आप मल्टीपल ब्रांचेस चलाओ, सेम जीएसटी नंबर पे चला सकते हैं। अब अगर ये सेम जीएसटी नंबर पे चला रहे हो तो ये एक ही यूनिट हुआ ना। तो जीएसटी की नजर में सूरत और अहमदाबाद की 2 ब्रांचेस नहीं है, ये एक ही बिजनेस है। तो कोई डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कोई रूल यहाँ पे नहीं लगता। लेकिन अगर हमने अपने अकाउंटिंग के लिए सूरत का जीएसटी नंबर अलग ले लिया और अहमदाबाद का जीएसटी नंबर अलग ले लिया, अब जीएसटी के रिकॉर्ड्स में 2 अलग लोग हैं। अब इनके बीच में अगर कोई गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हुई तो उसको सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। इसकी डिटेल में बात अपन करने वाले हैं सेक्शन 25 में, उसको अभी थोड़ा टाइम है, तो बस इतना आप समझ लो कि भाई अगर 2 जीएसटी नंबर है और इनके बीच में कुछ एक्सचेंज हुआ, वो सप्लाई है, पॉसिबल है कि उस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आएगा। तो इंटर ब्रांच ट्रांसफर करोगे ना स्टॉक्स का, उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ सकता है, फिर बाद में क्रेडिट ले लेना, ये सिचुएशन हो सकती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट देख लो, ये सिंपल है। यहाँ पे बात हो रही है प्रिंसिपल और एजेंट की। ये बिजनेस में आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल है, एजेंट को हायर किया, उसके थ्रू अपना गुड्स किसी को बेच रहे हैं, ये होता है, और उसको कमीशन दे रहे हैं। उल्टा भी होता है, बाइंग एजेंट भी तो होता है, जिस एजेंट के थ्रू हम अच्छे सप्लायर से सही क्वालिटी के गुड्स प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। इन शॉर्ट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई भी सप्लाईज एक्सचेंज होंगे तो वो सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं। कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ और नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है? अब इसमें 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ए और बी। एक बाइंग एजेंट है और एक सेलिंग एजेंट है। सिंपल आपको बता रहा हूँ, ए में कौन सा बोला है, बाइंग एजेंट बोला है, सेलिंग एजेंट, पढ़ के पता चल रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, तो ये सेलिंग एजेंट हुआ क्योंकि हमसे गुड्स ले रहा है, आगे बेचेगा। और बी पॉइंट में बोला सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, तो फिर वो बाइंग एजेंट खरीद के गुड्स लाके देगा। ठीक है? तो लिख के रख सकते हो आप, ए पॉइंट में सेलिंग एजेंट की बात हो रही है, बी पॉइंट में बाइंग एजेंट की बात हो रही है। और इसका लास्ट पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी मतलब अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट, होल्डिंग कंपनी होगी,
और इम्पोर्ट है मतलब आउट ऑफ इंडिया होगी, तो वहां से अगर हमने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की है अपने बिजनेस पर्पज के लिए तो सप्लाई मानी जाएगी। अब क्योंकि मेरी ही कंपनी है, हो सकता है मैं उनको पेमेंट ना करूँ, गवर्नमेंट बोलती है आपने पेमेंट किया नहीं किया हमें फर्क नहीं पड़ता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है, हम जीएसटी लगाएंगे जो आईजीएसटी के नाम से लगे। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्लियर पता चला। तो शेड्यूल 1 इसके साथ आपका कंप्लीट है, बस अब शेड्यूल 2 बचा है, वो कल कंटिन्यू करते हैं।